हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब्स टाइप्स एंड फॉर्म्स। गाइस पार्ट वन इसका हो चुका है। जिसने पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज वो पार्ट वन देखे पहले। और शुरू करने से पहले लाइक एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब बनता है आपकी तरफ से। तो चलो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। गाइस सभी स्लाइड्स मेरी इंग्लिश में रहेगी, टोटली इंग्लिश में, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं बोलने वाला हूँ वो हिंदी में बोलने वाला हूँ। उसके बावजूद भी कुछ वर्ड्स है जो आपकी समझ में नहीं आए हैं या उनकी आपको हिंदी नहीं पता है। हमेशा मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, गूगल ट्रांसलेट या फिर कोई इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज कीजिए। गूगल ट्रांसलेट में ये होता है कि पूरा सेंटेंस भी आप टाइप कर सकते हैं तो इजीली, या वॉइस इनपुट के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। वहाँ पर टाइप करने में बोरिंग होती है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, वो आप देख लेना। तो शुरू करें। हेल्पिंग वर्ब्स बचपन से पढ़ते हैं फिर भी क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, चलिए देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए, ऑल सेंटेंस नीड एट लीस्ट वन मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस होता नहीं, ये कहना चाहते हैं। हाउएवर जबकि सर्टेन टेंसेस, टेंसेस का मतलब काल, समय, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड आइडियाज रिक्वायर ए हेल्पिंग वर्ब। क्या रिक्वायर ए हेल्पिंग वर्ब, also called an auxiliary verb which assist the main verb, जो main verb की सहायता करती है। गाइस ये कहता है कि सभी सेंटेंसेस कम से कम एक मेन वर्ब तो रखते ही हैं, ठीक है, ओके। लेकिन कुछ निश्चित सेंटेंसेस, सेंटेंस की उसकी स्ट्रक्चर, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, जैसे हम वो भी, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब वही ना यार, सब्जेक्ट आया फिर हेल्पिंग वर्ब आया फिर मेन वर्ब आया फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी हम स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं ना, तो उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पर। आइडिया रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब, वो जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। विच असिस्ट द मेन वर्ब, जो कि सहायता किसकी सहायता करती है, वो जो हेल्प किसकी करती है, वो मेन वर्ब की। टू फॉर्म ए कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग, मतलब एक पूरा मतलब बनाने के लिए फॉर्म में बनाना है, ओके। देखिए मैं पूरा हिंदी में आपको बता रहा हूँ। विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स certain ideas would be impossible to express and our speech or writing, मतलब ये कह रहा है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी आइडिया, कोई भी सोच इम्पॉसिबल हो जाएगी एक्सप्रेस करने के लिए, उसे कहने के लिए, अपनी स्पीच को या लिखने के लिए, है ना। वुड बी डल लगेगी, मतलब एकदम से पूरा, या फिर इनकम्प्लीट लगेगी हमें वो, ठीक है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है हेल्पिंग वर्ब का इंग्लिश में, वो देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, इस एग्जाम्पल से क्या समझेंगे आप। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस, देखिए मैं इस सेंटेंस को लिख रहा हूं। ये क्या बता रहा है, एम, ये एम एक हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म बता रही है। अगर यहाँ पर वाज हो जाता तो ये पास्ट में चला जाता, ओके। अगर विल हो जाता तो ये फ्यूचर में चला जाता, ओके गाइस। तो देखिए ये कितना सब कुछ बदल देती है यार, तो कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको दिखे। इट वॉज रेनिंग सो वी कुडंट प्ले आउटसाइड, मतलब बारिश हो रही थी, देखो थी पहले, मतलब पहले की वी कुडंट, इसलिए हम खेल नहीं सके थे, मतलब, ओके। तो ये कि पास्ट में पहुंचा दिया है इस पूरे सेंटेंस को। और मेन वर्ब में आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, ये तो मेन वर्ब बता ही रही है। दिस सेंटेंस वॉज रिटन, गाइस देखिए वॉज रिटन, ये क्या है, पेसिव है, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या है, थर्ड फॉर्म है इजेम आवाज वर्ग के साथ, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पेसिव वॉइस है गाइस। तो अगर इसको हटाते कैसे पता करेंगे आप, ओके। मेक्स योर ऑल योर असाइनमेंट्स आर कंप्लीटेड बाय थर्सडे, ओके। देखिए यहाँ पर आर कंप्लीट, ये भी वही पेसिव वॉइस है। तो गाइस हेल्पिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस, महत्व समझिए आप कितना ज्यादा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी नहीं होती हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो कुछ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, इनको अप्रूव किया गया कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए टू बी, टू हैव, टू डू, मॉडल्स, ये इनकी क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म्स हैं, ओके। तो अदर फॉर्म्स देखिए, टू बी की जो फॉर्म्स है ना, एम, आर, इज, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, इसकी ये फॉर्म हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये फॉर्म हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ओके। टू डू की देखिए, टू डू का डू बेस फॉर्म हो गई, डज प्रेजेंट सिंगुलर के साथ होती है ना, डिड पास्ट। मॉडल बस कैन कुड का यूज पढ़ते हैं, मे, माइट, शैल, बी, वुड, शुड, मस्ट। तो ये एक झलक है जो हमने बचपन से देखी है, इसमें कुछ तो खास नहीं है। तो आगे देखिए,
यहाँ पर वर्ब्स को कहता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, कुछ भी नहीं है गाइस। 1 मिनट में आपको बता देता हूं मैं इसको पूरे को। देखिए गाइस, जो वर्ब्स हम फॉर्म्स पढ़ते हैं वर्ब्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओके। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म गाइस, जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा के बन जाती है, वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। जिसमें ईडी लगाने से नहीं बनती है, जिसमें पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है, जैसे गो, वेंट, गोन, ये क्या इरेगुलर हो जाएगी। रेगुलर कौन सी रहेगी, इसमें ईडी लगा के बना देते। बस आप समझ गए। अब इस स्लाइड को पढ़ना है बस। वो कैसे कि हमारी इंग्लिश रीडिंग भी तो अच्छी हो जाएगी गाइस। तो इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी करनी है, तो इसको बस पढ़ना है। एंड इंग्लिश वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग ईडी। वही जो मैंने बोला वही लिखा है कि रेगुलर वर्ब्स को बनाया जा सकता है, उसकी पास्ट फॉर्म को, उसकी सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को ईडी जोड़ करके बाद में। देखिए ये यहाँ पर एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। देखिए वॉक, वॉकड, वॉक, डांस, डांस्ड, डांस्ड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, ओके, वर्क, वर्कड, वर्कड, ओके। इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज, वो थोड़े अलग वे में बनेगी। देखिए इसने कहा कि इनको मेनली 3 तरह से हम इनको समझ सकते हैं, बिकॉज देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। कौन कौन सी? वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम, जिनमें तीनों फॉर्म कट कट कट, पुट पुट पुट, ओके। आप समझ रहे हो गाइस? तो 3 फॉर्म किस किस तरह से है गाइस? देखिए वर्ब सेकंड में देखिए यहाँ पर, वर्ब्स इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम, उनमें से 2 सेम रहेगी। देखिए सिट, सेट, सेट। फिर कहते हैं वर्ब्स इन विच ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, जैसे मैंने गो, वेंट, गोन बताया ना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। देखिए तीनों फॉर्म। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसने कहा कि एक वो है कि जो तीनों सेम रहती है, एक में 2 सेम रहती है, एक अलग रहती है, एक तीनों में अलग हो जाती है, ये बताया गाइस। तो इंग्लिश में लिखे होने से डरने की तो जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा था गाइस। तो देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं गाइस। सम वर्ब्स कैन बी बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर। सम वर्ब्स कैन बी बोथ रेगुलर और इरेगुलर। वो इरेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी वर्ब हो सकती है। वो देखिए आपके सामने कितने सारे एग्जांपल है। बर्न को हम बर्न भी लिख सकते हैं, इरेगुलर हो जाएगी, और बर्न भी लिख सकते हैं। ड्रीम, लीन, लर्न, लीप, स्मेल, स्पिल एंड स्पॉइल। ओके गाइस, तो इनको आपको पढ़ना है। जिसकी हिंदी नहीं पता है तो टेक्निकल जमाना है, डिजिटल है सब कुछ, तो मोबाइल में एक ऐप तो होगी यार। ओके, तो नो प्रॉब्लम। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, बट यहां पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है गाइस। मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसमें क्या सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझाया है। उसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। चलो फिर भी एक बार यहां पर भी एक रीडिंग कर लेते हैं। ओके, देखिए यहां पर देखिए आप, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब। मतलब जो वर्ब का जो काम होता है ना, वो उस पर उसे रिसीव करता है डायरेक्टली। देखिए सेंटेंस जो दिया हुआ है ना यहाँ पर उदाहरण के रूप में, ये देखिए, दांती थ्रू द बॉल। उसने जो दांती ने उसने क्या किया, एक बॉल को फेंका, ठीक है ना। तो इन द सेंटेंस द वर्ब इज थ्रू। देखिए क्या है, ये वर्ब थ्रू है, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बॉल, क्योंकि थ्रू क्या हो गया, बॉल। बॉल पे देखिए बॉल का इसका कितना कनेक्शन है। अगर हम यहां पर बॉल हटा दो तो पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। द बॉल इज द थिंग दांते थ्रू, सो वी से दैट द बॉल इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो गाइस बिल्कुल वही बात ये कह रहा है कि वो उसका एक्शन रिसीव कर रहा है। बिल्कुल वही जो एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो बॉल के ऊपर हो रहा है। बॉल फेंकी गई है, ओके, कर कौन रहा है, दांते कर रहा है। तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफन बट नॉट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट। अगर हम उस पर जो अगर वर्ब पर हम व्हाट का क्वेश्चन लगा देते हैं, तो व्हाट क्या फेंका उसने, बॉल। व्हाट डिड दांते, तो हमने देखिए ये सवाल कहता है कि दांते ने क्या किया, ही थ्रू बॉल, उसने बॉल फेंका। तो बॉल क्या होगा यहाँ पर, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो समटाइम्स, है नहीं। तो समटाइम्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हुम। कभी कभी जब जाए वहां पर सजीव होगा तो हुम, है नहीं, किसको, है नहीं। दांते हिट मी विद बॉल, दांते ने मुझे बॉल से मारा, मतलब हिट में ना उसके ऊपर फेंका। तो एक हुम, किसको, मुझे ना। तो हुम डिड दांते हिट, ही हिट मी, देखिए उसने मुझे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बात है, व्हाट का क्वेश्चन करने पर और हुम का क्वेश्चन करने पर किसको और क्या, ये सवाल करने पर वर्ब पर हमें उत्तर में क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस वो क्लियर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने फिर रिपीट कर दिया एक बार और। तो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए,
all transitive verbs require a direct object. You have already seen a couple of examples in the above section. हमने अभी देख ही लिया है, वहां पर प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी गाइस. तो गाइस पीछे हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, लेकिन यहां पर भी आप देखिए कि द कॉमेडियन एंटरटेन द ऑडियंस. तो किसको, हुम का, अब किसको एंटरटेन किया, ऑडियंस को. तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ यही लिखा हुआ है गाइस, इसको पढ़ लेना कि हुम डिड द कॉमेडियन एंटरटेन द ऑडियंस. द ऑडियंस इज द रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो ये वर्ब है, इसका जो एक्शन है किसको मिल रहा है, वो गाइस वो ऑडियंस को मिल रहा है. द मेल करियर डिलीवर ए पैकेज. तो डिलीवर्ड क्या किया गया, पैकेज. एनी व्हाट, देखिए यहाँ पर व्हाट का सवाल किया और पीछे क्या किया, हुम का सवाल किया. ओके, तो वही वर्ब से क्वेश्चन करने पर किसको या क्या, हमें उत्तर में क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए ट्रांजिटिव वर्ब्स मीनिंग इज इनकम्प्लीट. वो पूरा ही नहीं होता है, उसका मतलब ही पूरा नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. एक जो ट्रांजिटिव जो है ना, एक बिना किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एक ट्रांजिटिव वर्ब्स का मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहता है वो. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव डू नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, वो बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग पूरा कर देती है. ठीक है ना, बस यही लिखा है, कुछ भी नहीं था गाइस. देखिए सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों हो सकती है. वही लिखा सर्टेन, देखिए यहां पर जो है ये वही लिखा है गाइस कि सर्टेन वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड. वो कैसे यूज की गई. वी एट पिज्जा फॉर डिनर, वी ऑलरेडी एट. देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया गाइस. तो गाइज इन दोनों सेंटेंस जो आपके एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं, इनसे समझिए. देखिए यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहां पर आया है, लेकिन दोनों का मीनिंग कंप्लीट है. वही वो कहता है कि कुछ ऐसी भी वर्ब्स हो सकती है, कुछ निश्चित है, वो कुछ निश्चित ऐसी भी वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती है गाइस. तो इट्स इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है गाइस. फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत ही सिंपल है. लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद कुछ नहीं है. ओके, तो पूरा देखिए, इसको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए. फ्रेजल वर्ब्स आर मेड अप ऑफ ए वर्ब एंड वन और मोर प्रपोजिशन. देखिए एक वर्ब और प्रपोजिशन से मिलकर बनती है. एक भी प्रपोजिशन हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. इसने इसमें ये कहा है गाइस. ओके, तो दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. ओके, बिकॉज इट टेक टू वर्ड्स और मोर. इसमें एक वर्ड या एक से ज्यादा, दो वर्ड हो सकते हैं, दो से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं गाइस. तो टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ओके ना, टू कंप्लीट देयर मीनिंग द वर्ब्स एंड प्रपोजिशन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वर्ब हुज मीनिंग. देखिए यहां पर समझिए गाइस, हुज मीनिंग जिसका जो मतलब होता है क्या कहते हैं, द वर्ब एंड प्रपोजिशन, जो वर्ब और प्रपोजिशन वर्क टुगेदर एक साथ काम करती है टू फॉर्म ए न्यू वर्ब. है नहीं, कौन सी वर्ब, फ्रेजल वर्ब. तो जिसका जो मीनिंग होता है, अगर हम उनको डिफरेंटली अलग अलग शब्दों को उनका मीनिंग देखें, इंडिविजुअली बोलते हैं उसको. देखिए इंडिविजुअली है ना, इन डिफरेंट फॉर्म दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, तो उनका जो मीनिंग है ना वो नहीं मिलेगा. उनका दोनों को मिलकर के एक मीनिंग बनता है. आप एग्जांपल देखिएगा. प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म सो आई कैन फाइंड आउट मोर अबाउट यू. तो इसकी हिंदी अगर आप समझे कि इस फॉर्म को भर दीजिए, ओके, ताकि मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा जान सकूं. तो देखिए मीनिंग बिल्कुल अलग है गाइस यहाँ पर. नो प्रॉब्लम, मीनिंग जो हो सकता है जरूरी नहीं है कि वही आपकी फ्रेजल वर्ब का अलग अलग मीनिंग निकलेगा. तो फाइंड मैंने पाना होता है आउट, बाहर पाना, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है गाइस. ओके, तो गाइस देखिए दूसरा आपका एग्जांपल, यू विल नीड टू वर्क आउट. वर्क मैंने काम करना, आउट मैंने बाहर, बाहर काम करो जाकर के, ऐसा तो नहीं है ना. इसको वर्कआउट का एक मतलब होता है, वर्कआउट करना. ठीक है ना, अपनी भाई वर्कआउट कीजिए, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए, थोड़ा सा पतले हो जाओगे, तो वर्कआउट का एक मीनिंग अलग होता है. ठीक है ना, तो इनका हम अलग अलग इंडिविजुअल जो वर्ड्स होते हैं ना, तो उनसे हम नहीं पता लगा सकते. तो द प्रॉब्लम ऑन योर ओन. ओके, तो गाइस मैं यही कहना था कि यहाँ पर क्या वर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है. तो वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलके वो एक से दो प्रीपोजिशन हो सकती है, एक ग्रुप बनता है. उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. ओके, तो नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच. और ये मुझे लगता है जो टाइप्स थे वो मैं पढ़ चुका हूँ पूरा क्लियरली. और अब मैं जो है ना इसके रूल और रेगुलेशंस करने वाला हूँ. अगले 2 से 3 जो मेरे लेक्चर रहेंगे, दो से 3 पार्ट और बनने वाले हैं. 2 पार्ट हो चुके हैं और तीसरा और चौथा पार्ट तो बनना ही है. 5 पार्ट भी हो सकते हैं इसके. तो वो पार्ट देखने लायक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं. मजा आने वाला है, कुछ भी नहीं है. देखो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी गाइस. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय.